अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आज से 20-25 साल पहले जब मोटरवे नहीं बनी थी तो बहुत कम लोग जानते थे कि कल्लर कहार नाम की ये खूबसूरत वादी भी चकवाल के आसपास कहीं पाई जाती है। 1998-1999 में जब मोटरवे शुरू हुई, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, तो बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चला कि कल्लर कहार की वादी को मोरों की वादी या वैली ऑफ पीकॉक कहा जाता है। लोग पहले बहुत कम आते थे, लेकिन मोटरवे के बाद यहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ बहुत कुछ है, मोर तो हैं ही हैं, उसके साथ एक झील है जिसमें इस वक्त कश्ती रानी भी होती है, और लोग जो है वो यहाँ बाकायदा होटल बने हुए हैं, वहाँ ठहरते भी हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इस्लामाबाद से घंटे सवा घंटे का रास्ता है। लाहौर से अगर आप आएंगे तो 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि साल्ट रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर एक तो स्पीड स्लो हो जाती है और दूसरी बात ये कि बहरहाल फासला है। अच्छा, जो लोग यहाँ आते हैं कल्लर कहार, वो इसकी खूबसूरती देखते हैं, मोर तलाश करते हैं, इसके जो सब्ज़ व शादाब इलाके हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन शायद ही किसी को ये पता हो कि कल्लर कहार कब आबाद हुआ, किसने आबाद किया, कैसे इसका नाम कल्लर कहार पड़ा, ये कोई नहीं जानता। शुरू में कहते हैं इसका नाम शाहकार था, लेकिन शाहकार नाम फ़ारसी का नाम है, क्योंकि कुछ लोग इसे कालिदास से मौसूम करते हैं। कालिदास संस्कृत का बहुत अजीम शायर, और ये कहा जाता है आज भी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर था। और अकबर के 9 रत्न के बारे में तो आपने सुना होगा कि जो है वो अकबर के 9 रत्न या 9 हीरे या 9 करीबी साथी थे। इसी तरह गुप्ता ख़ानदान का एक राजा था, राजा बकर माजीद, उसके भी 9 रत्न हुआ करते थे, तो 9 बहुत करीबी और पुरएतमाद साथी जिनको कहा जाता है। उनमें से एक शख्स का नाम था कालिदास। कहते ये हैं कि ये कल्लर कहार जो है वो कभी कालिदास की मिल्कियत हुआ करता था, या कालिदास जो है वो यहाँ का मालिक था, और उसी के नाम की मुनासबत से इसका नाम कालिदास से बिगड़ते बिगड़ते कल्लर कहार हो गया। लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती। दूसरी कहानी जो सुनाई जाती है, अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि कालिदास 571 ईस्वी में हयात था, और उसका इंतकाल श्रीलंका में हुआ था। कल्लर कहार के हवाले से यहाँ उसकी मौजूदगी के तारीख़ी शवाहिद दस्तयाब नहीं हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कल्लर कहार के किसी इलाके में उसकी मड़ी या जो है वो उसकी समाधि भी मौजूद है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कालिदास की समाधि उसी कालिदास की समाधि है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया। एक और कहानी सुनाई जाती है, वो कहानी ये है कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया, यानी उसने बरसगीर पाक व हिंद पर हमला किया, तो राजा दाहिर को उसने शिकस्त दी और रोड के मकाम पर सखर के पास, और उसके बाद वो आगे बढ़ा। राजा दाहिर तो मारा गया, लेकिन उसका बेटा जय सिंह जो है वो बच गया। जय सिंह ने आकर मुल्तान में पनाह ली, और उसके पीछे पीछे मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो मुल्तान पहुंचा। मुल्तान में बड़ी खुरेज़ जंग हुई, कहते हैं कई रोज़ तक जारी रही, और जय सिंह वहाँ से भी फ़रार हो गए शिकस्त खाकर। अब वो पहुँचा कश्मीर। अच्छा, उस ज़माने में ये कल्लर कहार का जो मौजूदा इलाका है ये कश्मीरी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ भी हिंदू महाराजे थे, राजा दाहिर का बेटा भी हिंदू था। उसने उनसे पनाह की दरख्वास्त की और उन्होंने इसे मान लिया, पनाह भी दे दी और एक जागीर भी दी। और वो जागीर जो है वो ये उस वक्त ये कश्मीर का जनूबी इलाका है, यानी कश्मीर के जनूबी इलाके में पनाह दी, और मतलब कश्मीर के जनूबी इलाके में जागीर दी और पनाह दी। वो जागीर आज का कल्लर कहार है। जनरल कनिंघम बरतानवी माहिर आसार कदीमा, बुनियादी तौर पर तो वो इंजीनियर थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी जो है वो इसमें बहुत थी आसार कदीमा में, और आज भी पाकिस्तान के बहुत से जो मतलब आसार कदीमा है वो जनरल कनिंघम की वजह से मंजर आम पर आए। जनरल कनिंघम ने इसका नाम शाकलहार लिखा है, कि इसका नाम जो है वो शाकलहार था। किसी ने कलाह कनारा लिखा है, तो उसके बाबरी में जो है वो कलाह कनारा का जिक्र किया गया है, क्योंकि बाबर जो है वो भी यहाँ चंद दिन मुकीम रहा था। कल्लू कहार, कला कहर और तावन, ये इसके वो नाम हैं जो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, और लोग सिर्फ जो है वो कल्लर कहार को इसी नाम से जानते हैं। जब मुग़ल बादशाह जहाँ अपना बाबर 1519 ईस्वी में
हमलावर हुआ हिंदुस्तान पर और उसने जो है वो हिंदुस्तान फ़तह भी किया। कहते हैं कल्लर कहार में जो है वो उसने कुछ अर्सा क़याम किया। कहीं लिखा हुआ है चंद दिन, लेकिन यहाँ पर नीचे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 1 माह उसने यहाँ क़याम किया। उसके लिए एक तख्त बनाया गया था, एक मतलब क्या कहना जी, संगी तख्त, पत्थर की चट्टान से वो तख्त तराशा गया था। मैं इस वक्त वहाँ तख्त पर मौजूद हूँ। ये है जी वो बाबर का संगी तख्त जो उस वक्त बनाया गया था जब बाबर यहाँ 1 महीने के लिए जो है वो मुक़ीम हुआ था। इसे तख्त बाबरी के नाम से याद किया जाता है। और बाबर ने जो है वो यहाँ एक बाग भी लगवाया था, बाग सफ़ा उसका नाम था। बाग सफ़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि उसकी ड्रोन फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ बाग सफ़ा की, ताकि आपको पता चले। अब तो खैर वो उजड़ गया, अब तो बाग सफ़ा की जगह बाग सफ़ाई हो गया वो, क्योंकि हमने जो है वो उसकी सफाई कर छोड़ी। बाबर ने यहाँ का ज़िक्र भी किया है, यानी जो है वो कलह किनारा या कलर किनारा, इसका ज़िक्र किया है तो उसके बाबरी में। और उसने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। उसने कहा कि मैं एक ऐसे इलाके में पहुँचा हूँ, ताज्जुब के साथ उसने लिखा है, जहाँ लोग अनाज के साथ अनाज खाते हैं, यानी दाल के साथ रोटी खाते हैं या रोटी के साथ दाल खाते हैं। इसलिए कि अगर रसूली तौर पर देखा जाए तो दाल जो है वो भी अनाज का हिस्सा है और रोटी वो तो है ही अनाज। तो चूँकि फ़रगाना में और अफ़गानिस्तान में ये डिश कह लें या ये ताम कह लें, ये नहीं होता था, तो लिहाजा बाबर ने बहुत हैरत और ताज्जुब के साथ लिखा कि हैरत है कि यहाँ लोग अनाज के साथ अनाज खाते हैं। ये एक बोर्ड लगा हुआ है पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से, जिस पर तख्त बाबरी का थोड़ा सा तारुफ लिखा हुआ है। 1519 से 1526 ईस्वी के दरमियान ये तख्त बना। तख्त बाबरी चकवाल शहर से 25 किलोमीटर जनूब मगरब में कल्लर कहार झील के जनूब मगरबी कोने में कल्लर कहार म्यूज़ियम के अहाते में वाक़ है। अच्छा, कल्लर कहार म्यूज़ियम के अहाते में वाक़ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कल्लर कहार म्यूज़ियम पहले बना था और बाग ये जो तख्त है ये बाद में बना था। ये उलट लिखा हुआ है, ये तख्त के अहाते में जो है वो म्यूज़ियम बाद में बनाया गया है। लेकिन चूँकि हमें आदत है अपना जो है वो हाथ ऊपर रखने की, लिहाजा हमने ये लिख दिया कि उसके अहाते में बना हुआ है। यहाँ लिखना चाहिए था कि म्यूज़ियम जो है वो तख्त बाबरी के अहाते में बना हुआ है। बहरहाल मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने कल्लर कहार को उस वक्त दरियाफ़्त किया जब वो अपनी फ़ौजों के साथ 1519 ईस्वी में फ़तह की तलाश में काबुल से दिल्ली जाते हुए झील के करीब से गुजर रहा था। उन्होंने कल्लर कहार में क़याम किया और वहाँ कैंप लगाया। वो इस जगह की खूबसूरती से मुतासिर हुआ, ख़ासतौर पर कल्लर कहार झील जो कुदरती चश्मों से भरी हुई थी। झील के करीब ज़हीरुद्दीन बाबर ने यहाँ पहले मुग़ल बाग की बुनियाद रखी, जिसे उसने बाग सफ़ा कहा। बाग के वसत में उसकी फ़ौज के जवानों ने उसके लिए पत्थर की चट्टान को तराश कर एक तख्त बनाया, जहाँ वो अपनी फ़ौज से खिताब किया करता था। इसे तख्त बाबरी कहा जाता है। इस हमवार तख्त पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गईं। उसने तकरीबन 1 माह यहाँ क़याम किया और अपने इर्द गिर्द के मनाज़र का लुत्फ़ उठाया। इस बाग के मशहूर मोर आजकल आज़ादाना तौर पर चलते हुए देखे जा सकते हैं। वैसे आपस की बात यह है कि मुझे अब तक कोई एक मोर भी इस मोरों की वादी में नज़र नहीं आया। अल्लाह जाने वो मोर बाबर जाते हुए साथ ले गया या हम इंसानों से छुप कर कहीं वो बैठ गए हैं। यह है कल्लर कहार की झील, जिसे कल्लर कहार की शहर कहा जाता है। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे यानी M2 के पहलू में वाक़े इस झील का पानी मजमूई तौर पर नमकीन है, लेकिन इसमें इर्द गिर्द के पहाड़ों से निकलने वाले दर्जनों मीठे और ताज़ा पानी के चश्मे भी गिरते हैं। चकवाल शहर से 25 किलोमीटर दूर वाक़े इस झील का शुमार मशहूर व मकबूल और ख़ूबसूरत सयाही मकामात में होता है। कल्लर कहार झील पोठोहार के जनूब में मौजूद पहाड़ी सिलसिले के दरमियान एक वादी में सतह समंदर से तकरीबन 1500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। बुनियादी तौर पर यह उथले पानी की झील है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 4 से 5 फुट के दरमियान है। झील मकामी लोगों के लिए तफरीही मकाम के अलावा बैरून मुल्क के सयाहों और पाकिस्तान के दीगर शहरों से आने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी है। सयाह यहाँ मछली के शिकार और कश्ती आने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप यहाँ तन्हा या इज्तिमाई तौर पर कश्ती बुक करके झील की सैर कर सकते हैं। इस झील का रकबा वैसे तो 8 मुरब्बा किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन अब इसके वजूद को ख़तरा है, क्योंकि झील के एक बड़े हिस्से पर नस्ल उगाई है और आहिस्ता आहिस्ता इसका रकबा कम होता जा रहा है।
पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ किसी भी चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ना उसकी देखभाल की जाती है। महकमे तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो काम करने के लिए नहीं बल्कि काम बिगाड़ने के लिए वजूद में आए हैं। इस झील पर आम लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े अफसर और मुताल्लिक़ा महकमों के ज़िम्मेदार भी आते हैं, लेकिन उन्हें सिवाय खाने पीने के किसी और शय से फुर्सत मिले तो वो ये ज़रूर सोचें कि झील सुकड़ रही है तो इसकी साबिक़ा हैसियत बहाल करने के लिए भी कुछ किया जाए। झील के किनारे वसीअ और अरीज़ अम्यूज़मेंट पार्क है, जिसमें दर्जनों अक़साम के झूले और स्लाइड्स लगी हुई हैं। इन झूलों और स्लाइड्स से बच्चों के अलावा बड़े भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कहते हैं कि ये झील सुल्तान बाहू की करामत का नतीजा है। उसका मुकम्मल ज़िक्र मैं सुल्तान बाहू के व्लॉग में कर चुका हूँ। मुख्तसरन बता देता हूँ कि सुल्तान बाहू यहाँ चिल्ला कशी के लिए आए हुए थे, और जब चिल्ला उनका ख़त्म हो गया, यानी रमज़ान के महीने में ईद के दिन, मतलब चांद रात को जब वो बाहर आए तो लोगों ने ये दरख्वास्त की कि हमारे यहाँ पीने का मीठा पानी नहीं है। तो उससे पहले बाबा फ़रीद यहाँ आए थे, तो बाबा फ़रीद ने जो है वो ये पेशगोई की थी कि एक बाहू नाम का एक शख्स आएगा, वो आपको मीठे पानी का तोहफ़ा देगा। तो सुल्तान बाहू ने एक चट्टान पर बैठे हुए थे, वहीं से एक पत्थर उठाकर मारा सामने की चट्टान पर, और वहाँ से चश्मा फूट पड़ा। कहते हैं कि ये कल्लर कहार की झील सुल्तान बाहू की करामत के नतीजे में वजूद में आई। बहुत से लोग औलिया कराम के हवाले से बड़े अजीब व गरीब तबसरे करते हैं, लेकिन मैं उन सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वली का मतलब है अल्लाह का दोस्त। अल्लाह के दोस्त की शान में गुस्ताखी न करें। आप माने या ना माने किसी वली को, इससे किसी वली की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह के वास्ते किसी वली की शान में गुस्ताखी नहीं किया करें। करामत है तो हुक्म खुदाबंदी, सब कुछ बहुक्म खुदाबंदी है। हम सांस लेते हैं ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से है। तो जब कोई करामत का मतलब क्या है? खिलाफ आदत कोई बात। तो मतलब जैसे अंगारा आग जो है वो जलाती है, लेकिन अगर आग का कोई जलता हुआ अंगारा हाथ पर रख लिया जाए और वो आपके हाथ को न जलाए तो वो करामत है। लेकिन ये करामत उन लोगों को मिलती है जिन्होंने बड़ी मतलब चिल्ला कशी की होती है, बड़ी रियाजत इबादत की होती है। उन लोगों को अल्लाह ताला तोहफ़े में करामतें देता है। जैसे अम्बिया कराम को मोज़े मिला करते थे, इसी तरह वलियों को करामतें देता है। आप किसी भी वली के वजूद से इनकार कर दें कि ये वली नहीं है, लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी ना करें। मानना ना मानना बात की बात है, वो अल्लाह और अल्लाह का दोस्त जाने और आप जाने, लेकिन वलियों की शान में गुस्ताखियाँ ना किया करें। ये मेरी दरख्वास्त है। ये कल्लर कहार की झील, जैसा कि मैंने कहा कि सुल्तान बाहू की करामत है। लोग कहते हैं ये कुदरती झील है, होगी, लेकिन मैंने जो किताबों में पढ़ा है मैंने वो बताया है। आपको पूरा हक़ है कि मेरे कहे हुए से इख्तलाफ करें, ज़रूर करें, लेकिन वलियों की शान में गुस्ताखियाँ ना किया करें। बहुत से लोग लिखते हैं कि जी ये झूठ है, ये फजूल बातें हैं, इस तरह ना किया करें। आप अपने गुनाहों में जो है वो ख़ुद इजाफ़ा करते हैं, ये मत करें। ये कल्लर कहार का एक नज़ारा जो है वो, इसके साथ से बिल्कुल मोटरवे गुज़र रही है, ये झील है, और ये वो बाग़ सफ़ा है जो अब साफ़ ही हो चुका है, बस इसका नाम रह गया है। और ये तख्त बाबरी 1519 में बाबर ने हमला किया, और कहते हैं कि 1526 में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई, और उसके बाद तकरीबन 300-350 साल मुग़लों ने हिंदुस्तान पर बड़े कर्रो फ़र्क के साथ हुकूमत की। बड़ी अजीम शान तामीरात करवाईं, जिनमें जो है वो हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहाँ मुग़लिया दौर की कोई निशानी मौजूद ना हो। लेकिन इस तख्त को, यानी तख्त बाबरी को, मुग़लिया दौर की पहली तामीर जो है वो कहा जा सकता है कि बर्रे सगीर में पहली मुग़लिया तामीर ये थी। इसलिए इस तख्त को बाद लोग कहते हैं कि नादार शहज़ादे का तख्त, बाद लोग कहते हैं कि शर्मसार मुग़लिया निशानी, और बाज़ जो है वो ये कहते हैं कि वो गरीब शहज़ादा जो वतन की तलाश में घूमता फिरता था, उसने यहाँ आकर जो सबसे पहले अपना निशान छोड़ा वो तख्त बाबरी है। तख्त बाबरी की अहमियत जो है वो इसलिए भी है कि यहीं उसने आराम किया, बाबर ने 1 महीना, और फिर यहीं से उसने फरवाला किला फ़तह करने के लिए कूच किया। जब उसे पता चला हाथी खान और लश्कर खान की चपकलश का, कि जो है वो हाथी खान ने जहर देकर लश्कर खान को मार दिया है,
तो उसने लश्कर हाथी खान के सरकोबी के लिए, क्योंकि ये जो कोहस्तान नमक है ये जंजुआ सरदारों का इलाका था उस ज़माने में, अभी जंजुआ आबाद हैं बहुत सारे। उन्होंने शिकायत की थी बाबर से कि हाथी खान जो है वो हमें तंग करता है, मुसाफिरों को लूट लेता है और परेशान करता है। तो बाबर ने फिर यहीं से कूच किया, किला फरवाला का मुहासरा किया और किला फरवाला पर कब्ज़ा किया। लेकिन हाथी खान की खुशकिस्मती कि एक दरवाज़े से बाबर अंदर दाखिल हो रहा था और दूसरे दरवाज़े से हाथी खान निकल कर फ़रार हो गया। फिर बहरहाल उसने माफ़ी मांग ली और मुग़लों की सुलह हो गई। मतलब उसने माफ़ कर दिया गखरों को, और गखरों और मुग़लों की सुलह हो गई। ये दोस्ती फिर अरसे तक चलती रही। और औरंगज़ेब आलमगीर की बहू अकबर शाह सानी की बीवी, वो भी एक गखर सरदार की बेटी थी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो तख्त है या वो चट्टान है, यानी तख्त बाबरी, जहाँ से बर्र सगीर पाक व हिंद में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई। बेशक वो एक चट्टान है, लेकिन ये बुनियादें ज़ाहिर है घर की हों या किसी बहुत बड़ी इमारत की हों, वो इसी तरह जो है वो पत्थरों से बनाई जाती हैं। तो यूँ समझ लें कि मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद एक पत्थर से रखी गई। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।